संख्या पद्धति को पढ़ेंगे, जिसमें आप वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, इसमें जो प्रश्नावली है उन प्रश्नावली के क्वेश्चंस को और उन क्वेश्चंस के पहले दिए गए उदाहरण को सरल करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नावली को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये क्लास 10th गणित है, इकाई 1 है, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, और वास्तविक संख्याएं इसमें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं जानना बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परमेय और अप्रमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, चाहे वो परमेय हो या अप्रमेय, परमेय हो या अप्रमेय, दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। परमेय है तब भी हम उसे वास्तविक संख्या कहेंगे, अप्रमेय है तब भी हम उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। तो कोई भी अगर आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे परमेय और अप्रमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय और अप्रमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब कोई पूछ सकता है परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या, ध्यान से समझिएगा, परमेय संख्या, तो परमेय संख्या वह सभी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। ध्यान समझिएगा, परमेय संख्याएं क्या होती है? वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। अब डियर फ्रेंड्स, आप सोचेंगे क्या इस पी बाई क्यू के स्थान पर कुछ और हम बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं। आप ए बाई बी भी बोल सकते हैं, सी बाई डी भी बोल सकते हैं, ए से लेकर जेड तक में कोई अभी अक्षर आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप पी बाई क्यू बोलिए या ए बाई बी बोलिए, ठीक है। तो वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या जिसे हम ऐसा लिख सकें, उसको हम कहेंगे परमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो P और Q हो, ध्यान समझिएगा, जो P और Q हो वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या हो? पूर्णांक। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। फिर दूसरी बात है, जो Q का मान हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उसे परमेय संख्या कहेंगे, अन्यथा उसे परमेय संख्या नहीं कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, परमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q एक पूर्णांक हो और Q इक्वल टू नॉट 0, मतलब Q का मान 0 ना हो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया कि परमेय संख्या किसे कहेंगे? जिस संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सके, मतलब जैसे ये 2 है, ऐसा लिखा हो तो ये परमेय संख्या है, ऐसा लिखा हो तो ये प्रमेय संख्या है, ऐसा लिखा है तो ये प्रमेय संख्या है। अब आपसे कोई कह सकता है कि बताओ क्या ये परमेय संख्या है? तो हाँ, परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आप पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में, छोटे कक्षाओं में पढ़ाया जाता है कि जिसका हर ना लिखा हो, जिसका डिनोमिनेटर ना लिखा हो, उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, 1 होता है। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे तो ये P बाई क्यू के रूप में बन गया, तो अर्थात 20 एक परमेय संख्या है। इस प्रकार से -2 भी एक परमेय संख्या है, 0 भी एक परमेय संख्या है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है, केवल Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये सभी संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ करड़ी में 2 परमेय संख्या है, तो आप कहोगे नहीं। वो कहेगा क्यों? कि इसको तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, P बाई क्यू के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, फिर ये परमेय संख्या नहीं है। तो आगे का कंडीशन उसे बताना है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये P है ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या। पूर्णांक मीन्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक है। तो P पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक होना जरूरी है। देखिए Q तो पूर्णांक है, ध्यान समझिएगा, Q पूर्णांक है लेकिन P पूर्णांक नहीं है, इसलिए करड़ी में 2 जो है आपका परमेय संख्या नहीं है। तब ये क्या है? अपरमेय संख्या है, जिसे
हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, और यदि लिख भी पा रहे हैं तो वहां पर दोनों का पूर्णांक होना, पी और क्यू का मान दोनों का पूर्णांक होना जरूरी है, अन्यथा उसे हम परमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जो करड़ी में दो है एक पूर्णांक नहीं है, एक तो पूर्णांक है लेकिन करड़ी में दो पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसको परमेय संख्या नहीं कहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। फिर से समझिएगा, वह संख्या परमेय और अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 3/5 वास्तविक संख्या है, तो कहोगे हाँ। -2 वास्तविक संख्या है, हाँ। 0 वास्तविक संख्या है, हाँ। 1 वास्तविक संख्या है, हाँ। 50/10 वास्तविक संख्या है, हाँ। करड़ी में 2 वास्तविक संख्या है, हाँ। करड़ी में 5 वास्तविक संख्या है, हाँ। करड़ी में 7 वास्तविक संख्या है, हाँ। चाहे वो अपरमेय हो या चाहे वो परमेय हो या अपरमेय परमेय सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक हो और क्यू का मान 0 ना हो। मैंने बताया कि पी बाई क्यू के स्थान पर आप ए बाई बी भी बोल सकते हैं, एक्स बाई वाई भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बस इस तरह से फॉर्मेट बनना चाहिए। फिर अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, मतलब पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, उसे हम कहते हैं अपरमेय संख्याएं। तो अगर आपसे कोई करड़ी में 5 पूछे अपरमेय क्या कौन सी संख्या है, तो अपरमेय संख्या है। यदि आप इसको ऐसा बना भी देंगे तो यहाँ पर जब आगे का स्टेप फॉलो करेंगे, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ पर पी पूर्णांक नहीं है लेकिन क्यू पूर्णांक है, इसलिए परमेय संख्या नहीं है, दोनों का पूर्णांक होना जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब इसके बाद जानेंगे आप कि इससे रिलेटेड कुछ परमेय दिए गए हैं, कुछ कथन हैं जिनके बारे में हम समझेंगे वो कथन क्या है। डियर फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याएं में ये 2 पॉइंट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। एक है एल्गोरिथम और दूसरा है प्रेमिका। तो इन दोनों पॉइंट्स को समझना बहुत ही जरूरी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहला देखिए क्या है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है वो क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ये जो होता है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। जो एल्गोरिथम होता है ये एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है और जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि को प्रदान करता है। अब इसको दूसरी बात से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया 5 और इससे 27 में डिवाइड किया, मतलब 5 से 27 में भाग दिया, तो कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 25, फिर इसको घटा देंगे, आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस चीज को, इस भाग को चेक करने के लिए कि दिया जो मैंने भाग किया है वो सही है या गलत है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इसको हम कहते हैं भाजक और इसको हम कहते हैं भागफल। ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर जो बच जाता है उसको हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। और जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम कहते हैं भाज्य। तो इस प्रकार से एक स्टेटमेंट बना क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहां समझेंगे क्या लिखा है, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया विधि को प्रदान करता है, मतलब इसको हम चेक कर सकते हैं इस विधि से, इस प्रक्रिया के द्वारा कि ये जो मैंने भाग किया है ये
सही है या गलत है। इस पर जब आप रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किया गया भाग सही है या गलत। जैसे यहाँ पर देखिए भाज्य मैंने लिखा है 27 आपका है, भाजक 5 है और भागफल भी 5 है और प्लस शेषफल आपका 2 है। और सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 25 और प्लस 2, तो ये भी हो गया 27 और ये भी हो गया 27। तो इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया। तो ये क्या है, एक देखेंगे एक प्रक्रिया है, एक विधि है जो हमें एक समस्या को हल करने की विधि है प्रदान करता है, प्रक्रिया को प्रदान करता है। मतलब ये भाग सही है या गलत, इसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ये सुप्रभावित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि को प्रदान करता है। तो इस प्रक्रिया, ये एक विधि एक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। अब बात समझ लेते हैं, प्रेमिका क्या है। तो प्रेमिका एक है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसको प्रूव किया जाता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसे एक अन्य कथन में को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। बात समझिएगा कि यह एक पहले से सिद्ध किया जाता है, इसको सिद्ध किया जाता है और इसका जो प्रयोग होता है ये दूसरे कथन को सिद्ध करने में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी किताब में इसी प्रश्नावली में वास्तविक संख्याओं में एक प्रमेय है जिसको हम कहते हैं कि जो कोई भी भाज्य संख्या हो, जैसे मान लीजिए 10 एक भाज्य संख्या है, 20 एक भाज्य संख्या है, 100 एक भाज्य संख्या है। तो ये क्या कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इसको अगर हम तोड़ें तो ये बनेगा 2 × 5, मतलब 2 × 5। तो 2 एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह से इस अगर 20 को आप तोड़ेंगे तो बनेगा 2 × 2 × 5। तो ये भी देखिए, ये एक भाज्य अभाज्य संख्या, ये भी एक अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से ये कथन पहले से सिद्ध किया हुआ होता है और जिसकी मदद से हम दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है प्रेमिका। क्या कहते हैं, प्रेमिका। पहले से सिद्ध किया हुआ कथन होता है और उस कथन का प्रयोग हम दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है और इस कथन का प्रयोग हम कई जगह अन्य कथनों को सिद्ध करने में यूज करते हैं। तो इस तरह से जो होता है उसे हम कहते हैं प्रेमिका। और एल्गोरिथम क्या होता है, ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम और प्रेमिका क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रश्नावली 1.1 पढ़ने से पहले इस प्रमेय को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये प्रमेय क्या कह रहा है देखेंगे। प्रमेय 1.1 है जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को जानना बहुत ही जरूरी है। ये क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक, मतलब कोई दो धनात्मक पूर्णांक है ये और वी, कोई, ध्यान समझिएगा, कोई दो धनात्मक पूर्णांक ये और वी है, दिए रहने पर, मतलब दिया है, ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय मतलब होता है और कोई नहीं हो सकता, अद्वितीय मतलब और कोई नहीं हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं की और आर विद्यमान है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ देखेंगे फिर से समझिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब मैंने बताया, अद्वितीय मतलब उसके सिवाय और कोई नहीं हो सकता है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं की और आर विद्यमान है कि, तो इस तरह से ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां देखेंगे जो आर है वो या तो 0 के बराबर होगा, है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन आर का मान जो है बी से छोटा होगा। ये क्लियर है, आर का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी के मान से छोटा होगा। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका,
इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसी बात को हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, मान लीजिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं ए और बी, मतलब कोई दो धनात्मक पूर्णांक। तो मान लीजिए मैंने दो धनात्मक पूर्णांक लिया, एक लिया 3 और दूसरा लिया 10, ये दो धनात्मक पूर्णांक है। अब कह रहा है ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, मतलब समझिएगा ये दो धनात्मक पूर्णांक हैं। इस 3 से यदि हम इस 10 को डिवाइड करें, भाग दें, तो इसको भाग देने पर हमें Q और R दो संख्याएं, पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। दो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। इसे भाग दिया जाए तो यहाँ भाग देना आपको बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने छोटी संख्या ली है। इतना छोटा संख्या आप भाग कर सकते हैं। तो जब आप 3 से 10 में भाग देंगे तो हमें एक और संख्या मिलेगी जिसको हम कहेंगे Q, और भाग देने पर कुछ बचेगा या नहीं बचेगा तो उसको हम कहेंगे R। तो Q और R एक अद्वितीय मिलेगा, मतलब उसके सिवाय कोई और नहीं हो सकता है। तब हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये इक्वल टू BQ प्लस R, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाज्य बराबर इस तरह से। इसको चेक करने के लिए आप ये फार्मूला लगाइए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये देखिए, ये जो आपका है ये है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो है भाज्य। ठीक है, और ये आपका भागफल है, और ये आपका शेषफल है। ठीक, ये भाजक है, ये भाज्य है, और ये भागफल और ये शेषफल है। अब देखिए ये आपका समझो, ये आपका v है और ये आपका ये है। ठीक है, तो इस पे अगर रखा जाए तो भाज्य कितना हमारा है 10, भाजक कितना है 3, और भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल है 1। इसको और सिद्ध करेंगे तो देखेंगे, सॉरी और आगे करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा प्लस 1 10, सॉरी ये 9 हो जाएगा प्लस 1, फिर इसको और करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 10। ये देखिए दोनों बराबर आ गए, मतलब हमारी भागफल सही है। अब अगर इसी पर रखा जाए तो देखिए 10 हमारा क्या है ये है, तो यहाँ बन गया ये, और ये 3 मतलब भाजक, ये जो जिससे हम भाग दिए वो हमारा b है तो b लिख दिए, और जो भाग देने पर आया भागफल वो हमारा q है तो k लिख दिए, और जो बचा है वो हमारा है r तो बन गया r। तो इस तरह से एक फार्मूला बना जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो प्रश्नावली 1.1 में इस प्रमेय का यूज है, इसलिए मैंने इस प्रमेय को सबसे पहले बताया कि ये प्रमेय है क्या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रमेय की मदद से, जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, दिए गए क्वेश्चंस को सरल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.1 के पहले के उदाहरण को पहले समझेंगे, पहले उनको सरल करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नावली 1.1 के पहले के उदाहरण, मतलब जो किताब में ये बुक जो आपका है ये राजीव प्रकाशन का है, और इस बुक में प्रश्नावली 1.1 के पहले जितने भी उदाहरण दिए हैं उनको करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली 1.1 में दिए गए क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला उदाहरण एक जो है उदाहरण नंबर 1, ये क्या कह रहा है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके प्रश्नावली में भी होंगे। यदि आप इस क्वेश्चंस को समझ जाते हैं तो प्रश्नावली में दिए गए क्वेश्चंस को आप आसानी से सरल कर पाएंगे। तो देखिएगा क्या है 4052 और 12576 का प्रयोग HCF निकालना है, लेकिन किस विधि का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या करोगे, सबसे पहले आप हल डालिए। ठीक है, हल डालने के बाद
डियर फ्रेंड्स, इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे आपका एक है 4052 और दूसरी संख्या है आपका 4576। तो इन दोनों में देखा जाए कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये संख्या आपकी क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो जब ये संख्या बड़ी है तो जो संख्या बड़ी होगी उसमें छोटी संख्या का भाग देंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसमें छोटी संख्या का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। लेकिन भाग देने से पहले यहाँ हमें कौन सा कौन सा नियम लगाना है, यहाँ लिख देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो ये लिख देना है। ठीक है, आप यहाँ पर सबसे पहले ये काम करेंगे, यहाँ आप चौकी का सिंबल बना दीजिए। ठीक, चूंकि ये वाला इससे छोटा है, ये वाला बड़ा है। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। ध्यान से समझिएगा, मैं बगल में कर रहा हूँ। 4052 से 12576 में आपको भाग करना है। 4052 से 12576 में भाग करना है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, और वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आपका यही है, ये इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। तो यहाँ आपको भाग करना है, तो भाग कीजिए, देखिए कितना बार जाएगा, कितने बार हम इसको ले जा सकते हैं, तो हम ले जाएंगे 3 बार। तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15 को 5 भाग करना तो आपको आता ही होगा, भाग कर ले जाएंगे। यहाँ 5 आ गया, 3 शून्य 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 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, और आपका 4 तिहाई 12 हो गया। भाग करने के बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका आ गया 4, और ये दोनों आपके हो गए खत्म। अब इसी स्टेप्स को आपको यहाँ पर लिखना है, जो आप भाग किए यही आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखना है ये कौन है, ध्यान समझिएगा, ये कौन है जिसमें आप भाग देते हैं, वो आपका ये होता है, और जिससे आप भाग देते हैं वो आपका बी होता है, और भाग देने पर जो आता है वो आपका क्यू होता है, और जो बच जाता है वो आर होता है। तो यही आपको लिखना है। तो सबसे पहले ये लिखिए, तो ये आपका है 12576 बराबर लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, बी का मान है 4052, गुणे का निशान बनाएंगे, इन दोनों के बीच में गुणा है, फिर क्यू का मान लिखेंगे 3, फिर प्लस बनाएंगे, आर का मान लिख देंगे 420। तो ये पहला स्टेप आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, दूसरा स्टेप समझिए। ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया है, दूसरा स्टेप्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरा स्टेप्स क्या करना है, इस 420 से अब इसमें भाग देना है। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ऐसा करेंगे। ठीक है, तो इस 420 से अब इसमें भाग दीजिए। तो अब देखिए कितना बार हम ले जा सकते हैं, तो कितना बार ले जाया जाए। अब हम इसको कितना बार ले जाएं, कितना बार, तो यहाँ पर हम ले जाएंगे 9 बार। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, 5 का 6 का गुणा करके आप ट्राई कर लीजिए कि कितना बार हम मैक्सिमम ले जा सकते हैं। तो 9 बार ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए 9 शून्य में 0 होगा, और 9 दूना 18 के 8, एक बच गया, 9 चौक 36 और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37। जब भी भाग करेंगे तो घटाया जाता है, घटा लीजिए। यहाँ पर आएगा आपका 2, और यहाँ पर नहीं घटेगा तो इससे कैरी करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 15, यहाँ आ जाएगा 7, तो यहाँ हो गया 9, 9 में से 7 घटाएंगे आ गया 2, यहाँ 3, इससे ये खत्म हो गया। अब फिर स्टेप को आपको यहाँ पर लिखना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको दूसरा स्टेप लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बदल गया, फिर से समझेंगे। यहाँ पर जो आपका ये आपकी बार है, ये है, और ये आपका बी है, और ये आपका क्यू है, और ये आपका आर है। ये आपको हमेशा समझना है। जिसमें भाग दिया जाएगा वो हमारा ये होगा, जिससे भाग देंगे
वो हमारा v होगा, और जितना बार हम उसका गुणा करेंगे वो हमारा q होगा, और घटाने पर जो बचेगा वो हमारा r होगा। ये हमेशा चेंज होता रहेगा। तो दूसरा स्टेप्स यहाँ लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4052, और की बार हमारा जो b है वो है 420, और गुणे लगाएंगे, हमारा q है 9 और प्लस ये है 272। ये दूसरा स्टेप्स हो गया। अब आगे देखेंगे तीसरे स्टेप्स में फिर से आपको वही काम करना है। तीसरा स्टेप समझेंगे तो फिर से वही काम कीजिए। अब की बार इससे इसमें भाग देंगे तो ये यहाँ पर देखिए फिर से दिया जा रहा है भाग। तो आप देखिए कितना बार कर सकते हैं हम, तो कितना बार कर सकते हैं, 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाते हैं। तो यहाँ 1 बार लिखेंगे, यहाँ फिर से लिखेंगे 272 आएगा, फिर घटाएंगे, यहाँ पर आपका घटाना मालूम होगा, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, फिर से इस स्टेप को लिखा जाए जिसमें भाग दिए हैं। तो भाग किसमें दिए हैं, 420, तो पहले हम 420 लिखेंगे। किससे भाग दिए हैं, 272, तो फिर हम 272 लिखेंगे। गुणे लगाएंगे, कितना बार दी कर लिए हैं, 1 बार, तो 1 लिखेंगे, प्लस कितना बचा है तो उसको भी लिख देंगे 148। ये हमारा हो गया तीसरा स्टेप्स। अब आगे ऐसे भी करेंगे। अब की बार इस 148 से 272 में भाग देंगे, तो फिर 1 बार ही जाएगा, तो 1 बार ले जाइए, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और फिर यहाँ 148, फिर घटाइए, तो यहाँ पर आपका 4 हो गया, और यहाँ आपका 2 हो गया, और यहाँ पर आपका 1 हो गया। ठीक, फिर से लिखिए। अब की बार किस में भाग दिए, तो आप दिए इस बार भाग 272 में, तो यहाँ लिख देंगे 272। भाग कितना बार किससे दिए हैं, 148 से, कितना बार ले गए हैं 1, प्लस कितना बचा है 124। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। आगे यही प्रोसेस आपको जारी रखना। इस 24 से 148 में भाग करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आप कितना बार ले जाएंगे, फिर 1 बार ले जाएंगे, तो यहाँ आ गया 124, घटा देंगे तो यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 2, 1 खत्म हो गया। अगला स्टेप लिखिए। इस बार किस में भाग दिए, 148 में। किससे भाग दिए हैं, 124 से। कितना बार ले गए हैं, 1 बार, बचा कितना है आपका 24। ठीक है, अगला बार फिर करेंगे। इस 24 से आपको 124 में भाग देना है। इस 24 से आपको 124 में भाग देना है। तो अब देखिए कितना बार हम इसको ले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम कितना बार ले जा सकते हैं। क्या हम इसको 6 बार ले जा सकते हैं, 6 चौक 24, 6 दूना 12 अधिक हो जाएगा। हम 5 बार ले जाएंगे, तो 5 बार ले जाएंगे तो 24 पंचे 120 हो जाएगा। फिर घटाएंगे, यहाँ आ गया 4, 2 से 2 खत्म, 1 से 1। अब की बार हम किस में भाग दिए हैं, 124 में। कितने से दिए हैं, 24 से। कितना बार ले गए हैं, 5, बचा कितना है 4। ठीक है, अब इस 4 से ध्यान समझिएगा, पुनः इसी के नीचे या बगल में दे सकते हैं। इस 4 से पुनः हम 24 में भाग देंगे और 6 बार ले जाएंगे, तो हो जाएगा 6 चौक 24। यहाँ पर हमारा पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा समाप्त हो गया। तो किसमें भाग दिए हैं, 24 में। किससे भाग दिए हैं, 4 से। कितना बार ले गए हैं, 6, और यहाँ पर शेष फल क्या आ गया, 0। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये प्रक्रिया हमको कब तक करना है, जब तक शेष फल शून्य ना आ जाए। जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक हम करते रहेंगे। जैसे ही शून्य आएगा हम वहीं पर रुक जाएंगे, वहां पर हमारा HCF पता हो जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे HCF। तो HCF हमारा क्या होगा, HCF हमारा वही होगा जिस अंतिम स्टेप में हम जिस संख्या से भाग दिए हैं। तो अंतिम स्टेप में हम जिस संख्या से भाग दिए वो हमारा कौन है, 4 है। या दूसरे भाषा में कहें तो अंतिम चरण में जो b का मान होगा वही हमारा HCF होगा। तो b का मान देखिए ये है, तो यहाँ पर हमारा HCF 4 होगा। तो HCF हमारा आ गया 4। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी भी संख्या का HCF इस प्रक्रिया के द्वारा निकाल सकते हैं। इस तरह से निकालना है और ऐसे ही इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे आप किसी भी संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने
प्रश्नावली 1.1 के पहले के उदाहरण का दूसरा उदाहरण है। आपने पहला उदाहरण देखा कि इसमें क्या करना है, कैसे हल करना है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, क्या धनात्मक समपूर्णांक जो होता है 2q प्लस 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। जहां यहाँ कह रहा है कि जहां q कोई पूर्णांक है, इसको दर्शाना है। दर्शाना मतलब सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक जो होगा वो 2q के रूप का होगा, 2q के रूप का होगा, और कोई भी धनात्मक विषम जो पूर्णांक होगा वो 2q प्लस 1 के रूप का होगा। इसको आपको सिद्ध करना है। तो डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले आप हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद आपको क्या करना है, मानना है। क्या मानना है, मान लीजिए, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा v 2 है, यहाँ पर लिख देंगे है, तब क्या होगा, ध्यान समझिएगा। इस तरह से आपको पहले क्या करना है, पहले हल डालिए, फिर लिखिए माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है, तब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, ये इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ध्यान रखिएगा, जहां आपका आर है वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। जो आर है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को आपको याद रखना है हमेशा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो आर है वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, अगर ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो अब इसको अगर देखा जाए तो ये a ही रहेगा और b का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 हो जाएगा 2q प्लस आर, ठीक। यहाँ पर रख दिया गया, ये ही रहेगा, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है, तो b का मान 2 रख दिया गया, तो क्या बन गया, ये इक्वल टू 2q प्लस आर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया है, ये इक्वल टू 2q प्लस आर। अब जो r का मान होगा, यहाँ पर समझिएगा, जो r का मान होगा, जहां r का जो मान होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। देखिए यहाँ लिखा है r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी b के बराबर नहीं होगा, ना b से बड़ा होगा, हमेशा b से छोटा होगा, ठीक है। तो हमेशा b से छोटा होगा, तो b का मान कितना है, देखिए 2 है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा नहीं और 2 से अधिक भी नहीं होगा, ठीक। अब क्या कीजिएगा, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं और यहाँ लिखिए समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर 0 रखिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2q प्लस आर का मान 0 रख देंगे। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 2q, ठीक है, 2q, ध्यान से समझेंगे, a इक्वल टू 2q, शून्य को ऐड करेंगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, सेम है वैसे वैसे ही रहेगा। अब देखिए, इसमें 2 का भाग जा सकता है, 2q में, देखिए ध्यान से, 2q में हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि वह संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए वह सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। यदि आपको नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, वह सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं।
तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2q 2 से विभाजित हो जा रहा है, चूंकि 2q 2 से विभाजित हो जा रहा है, अतः 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक होगा। तब हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट्स। तो पहला इसमें आपने धनात्मक सम पूर्णांक कर दिया। अब दूसरे पॉइंट्स को समझेंगे। दूसरा पॉइंट्स आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने यहाँ पर समीकरण 1 में r = 0 रखा था, उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे साइड में समीकरण, यहाँ लिखिए पुनः समीकरण 1 में r = 1 रखने पर, समीकरण 1 में r = 1 रखने पर, इस कार्य को आप इसी के नीचे ही लिखेंगे। स्पेस ना होने के कारण मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं इसलिए मैं बगल में लिख रहा हूँ, आप नीचे ही लिखेंगे। अब क्या करना है, r बराबर आपको 1 रखना, तो r बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ देखिए तो क्या मिलेगा हमें, a = 2q प्लस r का मान यहाँ रखेंगे 1, r का मान यहाँ रखेंगे 1। अब यहाँ देखिए समझेंगे, चूंकि 2q + 1 ये जो होगा 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, अतः ध्यान से समझेंगे, अतः 2q + 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तब हम कह सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, 2q + 1 के रूप का होता है। इस तरह से आपको इसको सिद्ध करना है। फिर से एक बार समझेंगे, हल डालेंगे, फिर लिखेंगे माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा v = 2 है। ये 2 कहाँ से मिला, ये 2 क्वेश्चन में दिया है। देखिए यहाँ लिखा है 2q मतलब यहाँ देखिए vq है, तो v के स्थान पे 2 लिखा हुआ, तो ये 2 यही है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका यही है, a = vq + r, इसमें मान रखेंगे तो ये a ही रहेगा, b के स्थान पे 2 हो जाएगा, q ही रहेगा, r ही रहेगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, जहां जो r है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। फिर देखिए जब इस स्थिति के अनुसार देखेंगे तो r का मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि 2 है, q का मान b का मान 2 है, तो 2 से छोटा ही होगा, तो 0 होगा या 1 होगा। अब समीकरण 1 में r बराबर जब 0 रखेंगे तो ये मिलेगा आपको। इसमें देखेंगे यहाँ मैंने लिखा चूंकि 2q 2 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है, अतः 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक होगा, मतलब है या होगा। अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q +
2q के रूप का होता है, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप में लिखा जा सकता है। फिर पुनः समीकरण में r का मान 2 मान दिया है, एक 0 दिया, एक जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, और इसमें देखेंगे 2 का भाग नहीं जाएगा, 2q + 1 है, 2 नहीं है इसमें कॉमन, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2q + 1 2 से विभाजित नहीं होगा, अतः 2q + 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है, आपको सरल करना है। आपके सामने स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 3 है। देखिए उदाहरण तीसरा है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। क्या करना है, ये सिद्ध करना है आपको कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 7 एक क्या है, विषम पूर्णांक है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं 4 × 1 और प्लस यहाँ लिख दें 3, तो ये देखिए इस रूप का बन गया। अगर यहाँ q इसको 1 को q बराबर 1 मान ले या 1 बराबर q मान ले, तो हम इसको लिख सकते हैं 4q + 3, 4q + 3। इसी प्रकार से इसके रूप में और इसके रूप में भी हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, या तो ऐसा रूप बनेगा या तो ऐसा रूप बनेगा। तो जैसे 7 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, हम इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं। तो वही आपको सिद्ध करना है कि 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, इस बात को आपको सिद्ध करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप हल डालिए, हल डालने के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सरल करेंगे, मानेंगे। सबसे पहले मान लीजिए, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, यहाँ पर b का मान आपको कहाँ से लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है। तो b का मान कितना दिया, 4, तो यहाँ 4 है। तब माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4 है, 4 है। तब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए, लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, a = bq + r, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ध्यान रखना, जहां जो आपका r है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर इसको पुट किया जाए, मान को रखा जाए, तो देखिए a ये ही होगा और b का मान 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 4q + r, r ही होगा। इसको आपको मानना है समीकरण नंबर 1। अब देखिए r के मान क्या क्या हो सकते हैं, r के मान जहां आप लिखेंगे r के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो ये b का मान क्या है, 4, और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि r का मान b से छोटा होगा। तो b से छोटा मतलब 4 से छोटा होगा, तो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 ना होगा ना 4 से अधिक होगा। तो r का मान 0, 1, 2, 3 ही हो सकता है। अब क्या करना है डियर फ्रेंड्स, समीकरण 1 में आपको, समीकरण 1 में r बराबर 0, 1, 2, 3 रखने पर, ठीक है, रखने पर
इनको क्रमशः रखेंगे, ज़्यादा लाइनों को ना कवर करते हुए कम से कम लाइन में इस सवाल को हल करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 0 1 2 3 रखने पर, मतलब r बराबर एक बार 0 रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर दूसरे बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस प्रकार से r बराबर समीकरण 1 में r बराबर समीकरण 1 में मान को रखेंगे। तो इसमें रखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, जब r बराबर इस समीकरण में 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये होगा ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का मान 0 रखेंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इक्वल टू 4q, ठीक। फिर देखिएगा r बराबर 1 रखे तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1, ठीक। अगला r बराबर 2 रखिए तो हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 2। इसको और अगर सरल करेंगे तो ऐसा बन जाएगा a इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 2q प्लस 1, ठीक। इसी प्रकार से r बराबर आपको 3 रखना तो बन जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 3। ये आप बारी बारी से r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3 रखेंगे तब। अब इसमें समझना क्या है, इसको अगर और सरल करेंगे तो ये बन जाएगा a इक्वल टू 2 इंटू 2q, 2 इंटू 2q। अब बात ये समझना, इसमें आपका 2 आ रहा है, 2 गुणनखंड आ रहा है, इसमें भी 2 गुणनखंड आ रहा है। जब भी किसी संख्या का गुणनखंड 2 हो तो वह संख्या हमेशा सम होगी। क्या होगी, सम। किसी भी संख्या में गुणनखंड होना मतलब उसमें 2 का भाग जाना। तो जब भी किसी संख्या में 2 का भाग जाए या जब भी किसी संख्या का गुणनखंड 2 हो तो वह संख्या सम होगी। क्या होगी, सम। अर्थात कहने का मतलब है कि ये संख्या जो है सम है, ये भी संख्या सम है, क्योंकि इसमें 2 के भाग जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 4q और 4q प्लस 2 2 से विभाजित हो रहे हैं। 4q और 4q प्लस 2 2 से विभाजित हो रहे हैं या विभाजित हैं या हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, अतः 4q और 4q प्लस 2 धनात्मक सम पूर्णांक होंगे। और इन दोनों को देखेंगे, फिर से देखिएगा ध्यान से, चूंकि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो है ये 2 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जब ये 2 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो ये आपको सिद्ध करना था, तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। आप चाहें तो ये लाइन ना लिखें, यहाँ से ही आप समझ सकते हैं ये 2 से विभाज्य हो रहा है, ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये तो होंगे नहीं विषम पूर्णांक। तो कौन होंगे, 4q प्लस 1 होगा या 4q प्लस 3।
तो 4q+1 किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। इस तरह से आप सरल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। सामने उदाहरण नंबर 4 है। एक मिठाई विक्रेता के पास, विक्रेता मतलब होता है बेचने वाला, एक मिठाई विक्रेता मतलब कोई मिठाई बेचने वाला है, उसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। अब क्या कहता है, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है, मतलब उनको ऐसे रखना चाहता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार से रखना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में, प्रत्येक जो डेयरी बने, जो ऐसे पंक्ति बने, बर्फियों की संख्या समान रहे, मतलब बर्फियों की संख्या रहे समान रहे, तथा ये डेयरियां बर्फी की परत में प्रात है, परत नहीं है, ये डेयरियां बर्फी की प्रात में न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब कम से कम जगह ले। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती, मतलब इस काम के लिए ताकि वो कम स्थान ले, एक डेयरी में कितनी बर्फी रखी जाए कि वो कम से कम स्थान घेरे। ठीक, क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप हल डालेंगे, हल डालने के बाद क्या कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता एक मिठाई बेचने वाला है जिसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर मिठाई विक्रेता के पास काजू की बर्फियों की संख्या, काजू की बर्फियों की संख्या कितनी है, 420। मतलब मिठाई विक्रेता के पास कितने बर्फी हैं, काजू की कितनी बर्फियां हैं, 420। और फिर इसी प्रकार से लिखेंगे मिठाई विक्रेता के पास, ये काजू के थे, ये किसके हैं, बादाम, बादाम की बर्फियों की संख्या ये कितनी है, 130। मिठाई विक्रेता के पास काजू की बर्फी है 420, मिठाई विक्रेता के पास बादाम की बर्फी है 130। अब वो क्या करता है कि उनकी डेयरी बनाता है, मतलब उनको रास बनाता है, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखता है, और वो सोच रहा है कि इस तरह से रखें कि जो प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या जो है समान है, मतलब जितनी भी डेयरी बने सब में बर्फियों की संख्या सेम होनी चाहिए, किसी में ज़्यादा या किसी में कम नहीं होना चाहिए, और वो कम से कम स्थान घेरे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सरल करने की बात आएगी, ऐसे क्वेश्चंस आपको हल करना पड़ रहा है, तो उसमें आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। चूंकि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही मैं इसको एचसीएफ निकालूंगा। इसके एचसीएफ आप किसी दूसरे तरीके से भी निकालेंगे तब भी सही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, लेकिन मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, यही है a=bq+r, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, कभी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं देंगे। तो अगर इन दोनों संख्याओं में देखा जाए तो छोटा कौन है, 130 है, तो इस 130 से 420 में आपको भाग करना है, 130 से 420 में। तो भाग कीजिए, तो देखिए कितना बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, 3 बार ले जाइए, तो यहाँ लिखिए 3 और यहाँ हो जाएगा 390।
आप भाग कर सकते हैं और यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 3 हो गया, ये हो गया खत्म। ठीक, तो अब इसी को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अब इसमें जो ये है आपका, ये है और ये आपका बी है और ये आपका क्यू है और ये आपका आर है, इसी को रखना है। तो ए के स्थान पर रखेंगे 420 और बी के स्थान पर रखेंगे 130, गुणे लगाएंगे, क्यू के स्थान पे 3 और प्लस आर के स्थान पे 30। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे में आपकी बार इस 30 से ये जो है 130 में भाग देना है। तो आपकी बार कितना ले जाएंगे, तो आपकी बार ले जाएंगे 4 बार, तो हो जाएगा 30 चौका 120, घटाएंगे, यहाँ 0 यहाँ 1 और ये हो गया खत्म। अब फिर लिखना है। अब यहाँ पर हमेशा जिसमें भाग दिया जाएगा वो ये होगा, तो यहाँ लिखेंगे 130 और जिससे भाग देंगे वो बी होगा, मतलब यहाँ बी होगा 30 और गुणे जितना बार आप ले जाएंगे वो होगा क्यू, तो क्यू लिख देंगे और जो बच जाएगा वो होगा आर। तो ये दूसरा स्टेप्स हो गया। आप क्या करेंगे, इस 10 से इस 30 में भाग देंगे, तो यहाँ 30 में भाग दे दिया जाए तो हो जाएगा 10 तिया 30, घटा देंगे तो यहाँ खत्म हो गया। अब जिसमें भाग देंगे वो होगा हमारा ये, जिससे भाग देंगे वो हमारा होगा बी और जितना बार ले जाएंगे वो हमारा होगा क्यू और जो बचेगा वो होगा हमारा आर। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचा तो हमारा शेष फल आर का मान 0 होगा और ये काम तब तक करना है जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। तो देखिए 0 आ गया, अब खत्म हो गया। अब हमें क्या बताना था, यहाँ पर देखिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है, मतलब प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, तो बर्फियों की संख्या जो होगा, जो अंतिम स्टेप में आपका बी का मान आया है वही होगा, मतलब जो इसका एचसीएफ होगा वही इसका मान होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या कितना होगा, जो बी का अंतिम मान है 10 होगा या होगी, लिख दीजिए। अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी। तो 10 रखेंगे, 10 रखेंगे तो सभी बराबर रखे जाएंगे और सभी समान रहेगा, किसी में कम ज़्यादा संख्या नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको इनको हल करना है। उदाहरण नंबर 4 है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से हल करेंगे। इस प्रकार से आपने प्रश्नावली 1.1 के पहले के उदाहरण को देखे। प्रश्नावली 1.1 के पहले के 4 उदाहरण हैं, जिनको बारी बारी से एक एक उदाहरण को आपने देखा कि कैसे हल करना है। उम्मीद करता हूं कि चारों उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आपके एग्जाम में ये उदाहरण पूछे जाएं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक क्वेश्चंस की मदद से आप हजारों क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं। बस आपको उसके रूल को सीखना पड़ेगा कि यदि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो हमें उनको कैसे हल करना है, कैसे सीखना है। और मैथमेटिक्स का रूल्स कभी चेंज नहीं होता है, आजीवन जैसे है वैसे ही रहेगा, वैसे ही उसके रूल्स रहेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। तो आपने अब तक 4 उदाहरण देखे जो कि प्रश्नावली 1.1 के हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। अब अगले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 1.1 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।